जय हिंद साथियों, मैं पवन पाराशर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और हमारी चल रही थी संसद। अब संसद के उपनाम तो नहीं कह सकते, जो संसद के सदनों के उपनाम, तो हेडिंग बनाते हैं संसद के सदनों के उपनाम। संसद के सदनों के उपनाम। संसद के सदनों के उपनाम किन किन नामों से और जाना जाना, उपनाम। तो इसको नंबर 1 लोकसभा के उपनाम। लोकसभा के उपनाम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे जब ही क्लियर होगा। संसद के सदनों के उपनाम और दूसरी तरफ राज्यसभा के उपनाम। राज्यसभा के उपनाम। राज्यसभा के उपनाम। देखो, संसद को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? जनता का सदन। जनता का सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसे जनता का सदन कहा जाता है। किसका सदन कहा जाता है? जनता का। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को राज्यों का सदन कहा जाता है। राज्यों का सदन, क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं राज्यों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसे राज्यों का सदन की संज्ञा दी जाती है। इसे निम्न सदन और इसे उच्च सदन, इसे क्या दी जाती है? उच्च सदन। उच्च सदन की संज्ञा दी जाती है। उच्च सदन। उच्च सदन। इसे निम्न सदन और इसे उच्च सदन की संज्ञा दी जाती है। इसे कहते हैं प्रथम सदन। प्रथम सदन, यह तो निम्न परंतु प्रथम सदन, और इसे दी जाती है संज्ञा द्वितीय सदन। द्वितीय सदन किसकी संज्ञा दी जाती है? द्वितीय सदन की। इसे जनता का सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन आदि नामों से जाना जाता है। इसे अगर कह दें तो विशेषज्ञों का सदन। विशेषज्ञों या इसे ये कहते हैं, इसे प्रसिद्ध सदन होता है, क्योंकि ये क्या होता है? जनता का होता है। तो कैसा होता है? मतलब लोकप्रिय सदन। इसे हम क्या कह सकते हैं? लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। कैसा सदन? लोकप्रिय सदन होता है। इसका मतलब ये कैसा हो गया? अलोकप्रिय ना, ये अलोकप्रिय नहीं है। जैसे कोई आपके पड़ोस में कोई आदमी फेमस है, लोकप्रिय, इसका मतलब आप अलोकप्रिय नहीं हो। तो ऐसे ही ये लोकप्रिय है, परंतु ये अलोकप्रिय नहीं है। राज्यसभा क्या है? अलोकप्रिय नहीं है। लोकसभा लोकप्रिय है, क्योंकि इसमें जनता के जो प्रतिनिधि आते हैं वो चुन करके आते हैं, परंतु इसे एक नाम से जाना जाता है, विशेषज्ञों का सदन। विशेषज्ञों या अनुभवियों का सदन। अनुभवी का सदन, क्योंकि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है वो साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के विशेषज्ञ होते हैं, अनुभव रखने वाले होते हैं, और इसे बुजुर्गों या बूढ़ों का सदन भी कहा जाता है। जो अनुभवी होंगे वो, अब एक दिन में तो अनुभव मिलेगा नहीं, धीरे धीरे अनुभव प्राप्त होगा। इस तरीके से इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखते हैं लोकसभा। किसे देखते हैं साहब? लोकसभा। तो उसकी संरचना, लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में है। किसमें है? लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81। लोकसभा की संरचना।
लोकसभा की संरचना। संरचना कैसे कैसे है? तो एक अनुच्छेद है 331। 331 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आए हैं, तो वो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, अब नहीं करता है। तो इसमें क्या है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, मनोनीत कर सकता था, परंतु 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इनकी अवधि 25 जनवरी 2020 से नहीं बढ़ाई है। देखो, यानी जो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्लो भारतीयों को मनोनीत कर सकता था, वो पहले कर सकता था, अब एक भी सदस्य को नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता। अब राष्ट्रपति लोकसभा में एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है, देखो मेरे दोस्तों, हमारे संविधान में जो राजनीतिक आरक्षण है, क्या है? राजनीतिक आरक्षण। वो आरक्षण इस तरीके से है, एक अनुच्छेद है 330, इसमें संसद में, किसमें? संसद में, सॉरी लोकसभा में, संसद में नहीं, लोकसभा में SC और ST को क्या है? आरक्षण है। क्या है? आरक्षण है। हमने देखा कि जो SC की सीट है लोकसभा में वो कितनी है? 84। कितनी है? 84। और वर्तमान में जो आरक्षित सीट है ST के लिए वो 47, यानी टोटल कितनी है? 31। कितनी है? 31 सीट। 131 सीट आरक्षित हैं। कहाँ पर? लोकसभा में। तो ये आरक्षण कहाँ पर है? 330 में। एक है अनुच्छेद 331, इसमें आंग्ल भारतीय, किसको? आंग्ल भारतीय को आरक्षण है। किसमें? 331 में। अब 332 में इसको समाप्त कर देते हैं। परंतु संविधान में जो प्रावधान है उसको 331 में अभी है। अब 331, 332 इसमें क्या है? जो विधानसभा है,
राज्यों की विधानसभाओं में SC ST को क्या है, आरक्षण है। विधानसभा में आरक्षण किसके लिए, SC ST के लिए आरक्षण। इसके बाद 333 कहता है, ये 331 कहाँ पर है, 331 है लोकसभा में, आंग्ल भारतीय। और 333 कहता है कि राष्ट्रपति कहाँ पर, राज्यपाल, विधानसभा में राज्यपाल, यहां तो राष्ट्रपति हो, यहां राज्यपाल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, मनोनीत कर सकता था। और इनकी जो अवधि है, अनुच्छेद 334 में इनकी जो टाइम पीरियड है वो अवधि है, क्या है, अवधि। तो देखो इस अवधि को हमारे संविधान में क्या था कि जो आरक्षण था राजनीतिक, वो 10 वर्षों के लिए था। कितने वर्षों के लिए, राजनीतिक आरक्षण 10 वर्षों के लिए था। तो इसे संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाते गए, परंतु ये कितने वर्षों के लिए था, 10 वर्षों के लिए। और इसे संविधान संशोधन के द्वारा 334 की अवधि को बढ़ाते गए। अभी जो मोदी सरकार ने 104वां संविधान संशोधन किया है 2020 में, इसमें इसकी अवधि को बढ़ा दिया है, और इसकी अवधि हो गई है 25 जनवरी 2030 तक। और इसकी अवधि को भी बढ़ा दिया है, कौन से संविधान संशोधन का, अवधि। अब इसकी कर दी है 25 जनवरी 2030 तक, परंतु इसकी अवधि को नहीं बढ़ाया है और इसकी अवधि को नहीं बढ़ाया है। तो ये 25 जनवरी 2020 तक ही नियुक्त हो सकते थे, ये प्रावधान किया गया था 95वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इनकी अवधि क्या हो गई, समाप्त, यानी बढ़ाई नहीं है, तो अब मनोनीत नहीं कर सकता, परंतु संविधान में प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद क्या हुआ, 131 के तहत। तो अब एक भी सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता राष्ट्रपति। संरचना ये है। 131 में क्या है कि राष्ट्रपति लोकसभा में ये सारी बातें कहां पर है, 80 में, लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता था, कर सकता था, परंतु अब नहीं कर सकता, इस तरीके से। इसी में जो नंबर 2 है वो कहता है कि जो लोकसभा होगी उसके 530 सदस्य कहां से आएंगे, 530 सदस्य राज्यों द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। और नंबर 3 इसमें से जो 20 सदस्य होंगे, कितने, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे।
कहाँ से लिए जाएंगे? केंद्र शासित प्रदेशों से लिए जाएंगे। तीसरी बात यह कहता है कि जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है, जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है उनको लोकसभा सीट नहीं दी जाएगी। यानी नंबर 3, जिन राज्यों की संख्या, जिन राज्यों की जनसंख्या, ये 81 में जनसंख्या 60 लाख से कम है, उन्हें लोकसभा में सीट नहीं दी जाएगी, सीट नहीं दी जाएगी। लोकसभा में क्या नहीं दी जाएगी? सीट नहीं दी जाएगी जिन राज्यों की 60 लाख से कम जनसंख्या। इसका मतलब जो जनसंख्या है, जो सीटें दी गई हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, वो जनसंख्या के आधार पर दी गई है। और जो हमारा अनुच्छेद है 82, वो कहता है कि जनसंख्या, जो नई जनसंख्या के आंकड़े आ जाएंगे उसके बाद सीटों को क्या किया जाएगा? पुनः समायोजन किया जाएगा, उनके लिए सीमांकन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सीमांकन किया जाएगा। तो जो इस तरीके से हमारी जो सीट है वो इस तरीके से हैं। और हमने वर्तमान में तो पिछली क्लास में देख ही लिया कि ये प्रावधान है अनुच्छेद 80 में। अब वर्तमान में कैसे सीट हैं? तो वर्तमान में हमने देखा था कि पिछली क्लास में 545 सीट हैं। 545 में से 2 मनोनीत, 543 निर्वाचित और 543 में से 530 राज्यों से और 13 अभी केंद्र शासित प्रदेशों से है, जिनमें से 7 किसके लिए? दिल्ली के लिए, और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1-1 सीट है। इस तरीके से हमने वर्तमान में देखा। परंतु जो सीट हैं वो जनसंख्या के आधार पर दी गई हैं। किसके आधार पर दी गई हैं? तो इसी में सीटों का विभाजन, और सीटें सबसे ज़्यादा 80 किसके लिए हैं? यूपी के लिए, और सबसे कम सिक्किम, मिजोरम वगैरह इनके लिए है, और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए 7 हैं, अन्य के लिए 1-1, और अपने राजस्थान में कितनी हैं? 25 हैं। तो जो सीटों का बंटवारा किया गया है, विभाजन किया गया है, वो देखो, तो लोकसभा में या संसद में, दोनों में ही, लोकसभा में सीटों का विभाजन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। अब किसके आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। अनुच्छेद 82 कहता है कि यदि जनसंख्या के नए आंकड़े आ गए हैं तो अब सीटों का क्या होगा? विभाजन होगा, और जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनका भी क्या किया जाएगा? जनसंख्या बढ़ेगी घटेगी? तो जनसंख्या बढ़ेगी तो सीट बढ़ेंगी, और किसी क्षेत्र में बढ़ी, किसमें कमी हुई, तो उन क्षेत्रों का भी क्या किया जाएगा? विभाजन किया जाएगा। अब देखते हैं, तो ये अनुच्छेद 82 कहता है कि सीटों का विभाजन किस आधार पर किया जाएगा? जो जनसंख्या के आंकड़े आ गए। तो देखो, हम बात करते हैं हमारे यहाँ जो सीमांकन आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? सीमांकन आयोग। उस सीमांकन आयोग का निर्धारण कई बार हुआ है। क्या हुआ है? कई बार हुआ है। जैसे हमारे यहाँ सर्वप्रथम चुनाव हुए 1952 में। कब चुनाव हुए? 1952 में। जैसे मैंने राष्ट्रपति में बताया था, तो चुनाव हुए। इससे पहले जनसंख्या कौन सी थी? तो जनसंख्या थी 1951 वाली। तो इसके अनुसार सीटें दी गई, और जो क्षेत्र थे वो भी, क्षेत्रों का विभाजन भी इसी जनसंख्या के आधार। अरे सीट यानी यूपी को कितनी देनी है, राजस्थान को कितनी देनी है, ये तो हो गई सीट। अब निर्वाचन क्षेत्र, जैसे धौलपुर करौली क्षेत्र, भरतपुर क्षेत्र, तो इनका जो आधार था वो भी 1951 की जनसंख्या का। अब चुनाव होंगे 1957 में, तो भी जनसंख्या के भी नई जनसंख्या ही नहीं है, तो कौन सी जनसंख्या ली जाएगी? 51 वाली। इसके बाद चुनाव होंगे 1962 में।
तो अब ये जो जनसंख्या ली जाएगी वो जनसंख्या कौन सी ली जाएगी? अब 1961 वाली जनसंख्या ली जाएगी। फिर होंगे साहब 1967 में, फिर भी जनसंख्या ये ली जाएगी। उसके बाद होंगे 1972 में। तो अब जनसंख्या ले ली गई 1971 वाली, 1971 के जनसंख्या आ गई। अब इस तरीके से हम जनसंख्या ले रहे थे कि जो नई जनसंख्या का आंकड़े आ जाए तो सीट बढ़ेंगी, कम होंगी, और निर्वाचन क्षेत्रों का भी अलग अलग सीमांकन किए जाएंगे। और ऐसे ऐसे 1951 में सीमांकन आयोग का गठन किया गया, 61 में किया गया और 71 में किया गया, और लास्ट में अभी 2001 में किया गया है। तो जो अब क्या था कि हर बार जनसंख्या बढ़ती, सीट बढ़ती, निर्वाचन क्षेत्रों का अलग अलग किया जाता था उनके अंतर्गत। अब क्या दक्षिण के राज्यों ने विरोध किया कि भैया अब दक्षिण के राज्यों की जनसंख्या थी, उन्होंने जनसंख्या कम की थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चले उनको सही से लागू किया उन्होंने, तो उनकी जनसंख्या कम हो रही। तो उन्होंने विरोध किया कि अब जो जनसंख्या है वो हम एक तो जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को लागू करें, दूसरा हमें घाटा हो रहा है क्योंकि हमारी लोकसभा की सीट कम है। तो फिर प्रावधान कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान कर दिया कि जो सीट होंगी, वो सीट 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही होंगी, और जो निर्वाचन क्षेत्र होगा, क्या होगा? निर्वाचन क्षेत्र, उनका भी सीमांकन 1971 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और इन्हें कब तक के लिए फिक्स कर दिया गया? 2000 तक के लिए फिक्स कर दिया गया। कब के लिए फिक्स कर दिया? यह कह दिया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कि जो लोकसभा की सीट हैं वो 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही रहेंगी, और निर्वाचन क्षेत्र भी 1971 की जनसंख्या के आधार पर कब तक रहेंगे? 2000 तक रहेंगे। 71 में ये 76 में प्रावधान कर दिया कि अब भले ही जनसंख्या बढ़े या घटे, ना तो सीट बढ़ेंगी ना निर्वाचन क्षेत्र बढ़ेंगे। कब तक? 2000 तक। फिर संविधान में एक दूसरा संशोधन किया गया, 42 के बाद क्या आएगा? 84। क्या आएगा? 42 का डबल कर दो, 84वां संविधान संशोधन 2000 में। जैसे ही ये क्या हो रहा था, 2000 की अवधि आ रही थी, तो 2000 की अवधि समाप्त होने वाली थी, तो फिर कहा कि जनसंख्या फिर इन सीटों को नहीं बढ़ाते हैं, फिर इनको फिक्स कर देते हैं। तो 84वां संविधान संशोधन 2000 में। कब हुआ? 2000 में। और ये कह दिया गया कि अभी भी सीट कौन सी जनसंख्या के अनुसार रहेंगी? 71 की जनसंख्या के अनुसार रहेंगी। निर्वाचन क्षेत्र भी 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही रहेंगे। और कब तक रहेंगे? 2026 तक। तो अभी 84वां संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा की सीट है वो यही सीट रहेंगी। कब तक? 2026 तक। 2026 तक। परंतु बाद में 87वां संविधान संशोधन किया, संविधान संशोधन, और इस संविधान संशोधन में प्रावधान कर दिया गया कि सीट तो कौन सी जनसंख्या के अनुसार रहेंगी? 2011 में हुआ था ये। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जो सीट हैं वो सीट तो 1971 की जनसंख्या के अनुसार ही रहेंगी, परंतु जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, क्या है? निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमांकन किया गया 87वां संविधान संशोधन हुआ था 2011 में। कब हुआ? 2011 में। और इन सीमांकन क्षेत्र के लिए जो प्रावधान किया गया वो 2000 की जनसंख्या का, 2001 की जनसंख्या का, और ये कब तक? 2026 तक। इस तरीके से ये जनसंख्या कौन सी मानी जाएगी? ये जनसंख्या मानी जाएगी साहब। अभी जो सीट हैं वो सीट 87वां संविधान संशोधन के द्वारा 2026 तक फिक्स कर दी गई हैं। 2026 तक सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो हम देखते हैं, यानी
इसको देखा 2026 तक क्या नहीं बढ़ेंगी, सीट नहीं बढ़ेंगी। अब देखते हैं लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव कैसे होगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या है। लोकसभा का सदस्यों का चुनाव, तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव। तो देखो मेरे दोस्तों, अनुच्छेद 81 में ही कहा गया है कि जो राज्यों से 530 सदस्य आएंगे, अरे राज्यों से कितने आएंगे, जो राज्यों से कितने आएंगे, 530 सदस्य, इनका जो चुनाव होगा, चुनाव वो कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, जनता द्वारा किया जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। जो इस चुनाव को करते हैं उसका एक नाम है फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। क्या नाम है इसका, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट। इसको एक और नाम दिया गया है इस चुनाव की प्रक्रिया को, अग्रता ही विजेता, अग्रता ही विजेता। यानी जो 530 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा वो इस प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। अब ये प्रक्रिया क्या है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष, यानी इनके चुनाव में जनता भाग लेती है, जनता वोटिंग करती है। किनके में, लोकसभा सदस्यों के में। देखो जैसे मान के चलो लोकसभा के लिए 4 सदस्य खड़े हुए हैं, ABCD 4। अब वोट कितने हैं, 100 मान लेते हैं, टोटल वोट कितने हैं 100। तो इसको कितने मिले 25, इसको मिले 30 और इसको मिले 35। इसको कितने मिले 35 और इसको मिले 10। तो 25 और 35 60 और 90 10, इस तरीके से 100 वोट हुए। अब इसमें से विजयी कौन हुआ, ये जीता, विजयी ये हुआ, क्या हुआ, विजयी। परंतु ये क्या हुआ है, विजयी हुआ है, यानी फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, सबसे ऊपर कौन है, ये। भले ही इसे 50% वोट नहीं मिले, कई बार तो 10% वोट मिलते हैं और कई बार तो जमानत जब्त हो जाती है, फिर भी जैसे मान के चलो लोकसभा में बहुत सारे सदस्य खड़े हो गए, चुनाव में बहुत सारे सदस्य खड़े हो गए और उसकी जमानत जब्त हो गई सबकी, परंतु फिर भी जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो क्या माना जाएगा, विजयी माना जाएगा। इसका सबसे बड़ा दोष है भाई, इसको 35 मिले, इसके अलावा जो 70 बचे वो इन्होंने तो इसको वोट नहीं दिया, तो उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा। परंतु इसे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, जो सबसे ऊपर आता है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट कहते हैं। अग्रताई विजेता, जो सबसे आगे आता है उसे क्या कहते हैं, अग्रता विजेता। तो इसको एक दूसरा नाम दिया गया है चुनाव की प्रक्रिया को, अग्रता ही विजेता। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, जो सबसे ऊपर आता है ये अग्रता ही विजेता, इसलिए इस प्रक्रिया को इस नाम से जाना जाता है। जैसे कोई स्कूल है, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो और उस क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से किसी की सबसे ज्यादा 35% बनी है और किसी की 34, 33 या फेल हो गए। अब जिस लड़की की क्या बनी है, 35% बनी है, सबसे ज्यादा है, तो वो लड़की क्या कह सकती है, मैंने स्कूल को क्या किया है, टॉप किया है, मैं स्कूल में प्रथम आई हूं, मेरे सबसे ज्यादा अंक आए हैं। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा किसी के आए नहीं। तो ऐसे ही फर्स्ट पर आते हैं वो, इसे फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट बोलते हैं या अग्रता ही विजेता बोलते हैं। ये तो इनके बारे में हो गया। यानी जो राज्यों से 530 का चुनाव कैसे होता है वो इसका संविधान में दे रखा है। परंतु अभी बात करें कि नंबर 2 कि जो संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेशों से जो कितने सदस्य आएंगे, 20।
अभी वर्तमान में 13 है, तो इनका चुनाव कैसे होगा बताओ? ये बहुत अच्छा सवाल है। संविधान में कहा गया है कि इसकी चुनाव की कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। यह कहा गया है कि इनके जो चुनाव है इसका निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी साहब? संसद निर्धारण करेगी कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष कराना है। इनका तो प्रत्यक्ष होगा, संविधान में उल्लेख है, परंतु इनकी प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। परंतु अभी संसद ने इनका 1965 में अधिनियम बना के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से इसी प्रक्रिया से कराया जा रहा है। परंतु संविधान में क्या प्रावधान है कि इनका निर्धारण कौन करेगी? संसद। तो अगर सवाल आता है कि अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा सदस्यों के बारे में, चुनाव की प्रक्रिया के बारे में क्या सही है क्या गलत है, तो वहां लिखा आता है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा, तो गलत है। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, परंतु अनुच्छेद 81 में तो प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 81 में प्रावधान नहीं है। तो अभी चुनाव तो ऐसे ही हो रहा है, परंतु संविधान में क्या प्रावधान है कि इसका निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। कौन करेगी? संसद। ये हुआ साहब इनकी चुनाव से संबंधित प्रावधान। अब देखते हैं लोकसभा सदस्यों की योग्यता। लोकसभा सदस्यों की योग्यता, तो इनकी योग्यताओं का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 84 में किया गया है। किसमें किया गया है? योग्यताओं का उल्लेख अनुच्छेद 84 84 में किया गया है। संसद सदस्य, और ध्यान रखना इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों की है। अनुच्छेद 84 में संसद सदस्यों की दोनों की योग्यताएं, तो दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो संसद सदस्यों की योग्यता, संसद सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या होंगी? तो एक तरफ तो हम लेंगे लोकसभा और दूसरी तरफ लेंगे राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक साथ पढ़ेंगे। राज्यसभा, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की क्या है? योग्यता है। सदस्यों की योग्यता, और इसमें लोकसभा सदस्यों की योग्यता, लोकसभा सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशन, सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता। तो नंबर 1 दोनों में कॉमन है, भारत का नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि मूल रूप से हो, ऐसा नहीं है। वहां एग्जाम में उलझा सकता है कि मूल रूप से भारत का नागरिक हो। मूल रूप से मतलब है जिसका जन्म भारत में ही हुआ हो, परंतु नागरिक का मतलब अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है भारत में आके वो नागरिकता प्राप्त कर सकता है, नागरिकता ले लेता है, तो वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा किसी का भी चुनाव लड़ सकता है। तो हमारे यहाँ मूल रूप से कहीं नहीं है, केवल कितना है? भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। और इसके लिए क्या है? इसके लिए भी सेम है, भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। नंबर 2, न्यूनतम आयु कितनी? न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। न्यूनतम आयु 30 वर्ष। कितनी वर्ष? 30 वर्ष। और वह किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी
लाभ के पद पर ना हो। बस सेम योग्यताएं, अंतर इतना है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लाभ का पद ना हो, लाभ के पद पर ना हो। संविधान में तो इतनी योग्यताएं अनुच्छेद 84 में। बाद में इसमें यह कहा गया है और योग्यताओं का निर्धारण संसद करेगी या संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करता हो। तो अगली, संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करता हो, योग्यता पूरी करता हो, पूरी करता हो। क्या करता हो? पूरी करता हो। इसमें भी संसद द्वारा निर्धारित योग्यता पूरी करता हो, योग्यता पूरी करता हो। संसद ने अधिनियम बनाए हैं इनके लिए। इसमें योग्यता है कि वो पागल, दिवालिया या कोई लाभ का पद या जिस पर कोई आरोप ऐसे लगे 2 वर्ष से सजा हुई है, इस तरह की संसद ने योग्यता बनाई है। और वो संसद एजुकेशन की योग्यता बना सकती है कि क्या बना सकती है कि भैया इतना शिक्षित हो, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो भी योग्यता निर्धारित कर सकती है कि इतने से बच्चे नहीं होने, इतने से ज़्यादा शादी नहीं हो। शादी तो एक ही होती है भाई, कई की 4 होती है मुस्लिमों में। तो संसद कुछ भी योग्यता बना सकती है, वो योग्यताओं को से क्या करनी होंगी? पूरी करनी होंगी। इस तरीके से हमारी संसद की क्या होती है? योग्यता होती है समाप्त। अब देखते हैं कार्यकाल। कार्यकाल तो दोनों का एक साथ देख लेते हैं। कार्यकाल, लोकसभा सदनों का कार्यकाल तो कार्यकाल पदावधि अनुच्छेद 83 में उल्लेख है। अब देखते हैं इधर लोकसभा, और इधर राज्यसभा। तो कितना बढ़िया सवाल बनता है यहां से कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, राज्यसभा का कार्यकाल होता है 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। तो ज्यादातर बच्चे आंसर लगाएंगे 6 वर्ष। अरे राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि ये कैसा है? स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। तो हम यहां लिखेंगे कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। राज्यसभा की बात कर रहे हैं, अभी सदस्य की बात नहीं कर रहे। राज्यसभा एक कैसा है? स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता, भंग नहीं होता, नहीं होता। इसी कारण इसका कोई कार्यकाल नहीं होता। इसी कारण राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता, नहीं होता, कोई कार्यकाल नहीं होता। किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। अब बात करते हैं लोकसभा की। किसकी बात करते हैं? लोकसभा। तो देखो लोकसभा कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। अभी हम वहां देख सकते थे कि लोकसभा राज्यसभा तो स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी। देखो
ये कैसा सदन है? लोकसभा अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। लोकसभा कैसा है? अस्थायी सदन है। और सामान्यतः इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। परंतु राष्ट्रपति इसे कार्यकाल पूर्ण होने से पहले या 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति इसे 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। जैसे चौथी लोकसभा को बीबी गिरी ने किया था। किसने किया था? बीबी गिरी ने इंदिरा गांधी के कहने पर चौथी लोकसभा का जो कार्यकाल है 1967 से 71 तो पहले बंद किया। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका कार्यकाल को बढ़ा भी सकते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। जैसे पांचवी लोकसभा इसका जो कार्यकाल था वो 1971 से 77 तक रहा। यानी 71 से 5 वर्ष में तो 76 में समाप्त होना चाहिए 76 में, परंतु 1 वर्ष बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। और राज्यसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? अभी उसको राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता क्योंकि स्थायी सदन है। लोकसभा कैसा सदन है? एक अस्थायी सदन है, टेम्परेरी सदन है। और राज्यसभा कैसा? स्थायी सदन है। और लोकसभा का जो सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। परंतु राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने से 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। जैसे इंदिरा गांधी के कहने पर, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति बीबी गिरी ने चौथी लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग किया, जिसका कार्यकाल 1967 से 71 है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल चल रहा हो 352 तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके से हमने देखा और इसकी आगे की चर्चा करेंगे अगली क्लास में। किसमें करेंगे? अगली क्लास में। इसी के साथ सभी को थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।